हेलो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में और प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन के बारे में और उससे हम निकालेंगे विचलन कोण का मान। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिज्म यानी प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है, यानी उसका अपवर्तन करता है। कौन करता है? प्रिज्म करता है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। और प्रिज्म का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। देखो, हम प्रिज्म को यहाँ ड्रॉ करते हैं तो प्रिज्म इस टाइप से, इस तरीके से हमारे पास एक प्रिज्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है, यहाँ पर बनने वाला कोण कैपिटल ए, इसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। और प्रिज्म के तीनों समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच में बनने वाले कोणों का मान जो होता है वो प्रत्येक का 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रिज्म कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। लेकिन विशेष स्थितियों में क्या करते हैं? विशेष स्थिति में प्रिज्म कोण का मान कभी कभी 45 डिग्री व 90 डिग्री भी हो सकता है। प्रिज्म कोण का मान 45 डिग्री और 90 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। और प्रिज्म के जो पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक अलग अलग कांच के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर प्रिज्म क्राउन कांच का बना है, प्रिज्म काय का बना है? क्राउन कांच का, तो इसका अपवर्तनांक अलग होगा। और अगर यह फ्लिंट कांच का बना है, फ्लिंट कांच, अगर यह फ्लिंट कांच का बना है तो इसका अपवर्तनांक अलग होगा और क्राउन कांच का अपवर्तनांक अलग होता है। दोनों के लिए अपवर्तनांक का जो मान है वो अलग अलग होगा। जैसे कि इसके लिए हमारे पास 1.58 और इसका 1.62 कुछ ऐसा हमारे पास क्या मिलेगा? इसका अपवर्तनांक का मान मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो हमने अपवर्तनांक का मान लिखा है लगभग इतना, इसका अपवर्तनांक म्यू सी यानी क्राउन कांच का अपवर्तनांक का मान 1.58 1.58 हो सकता है या 1.52 भी कहीं पर आपको मिल सकता है। इसी तरीके से इसके लिए भी हम बोले, या इसके लिए हो सकता है 1.65 भी मिल सकता है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है उससे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 1.62 या 1.65 इसका अपवर्तनांक हो सकता है। इसका 1.58 या इसका 1.52 के करीब अपवर्तनांक का मान हो सकता है क्राउन कांच का या फ्लिंट कांच का, दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिज्म का स्ट्रक्चर होता है जो कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रिज्म से अगर हमें प्रिज्म के द्वारा क्या करना हो, अपवर्तन को सीखना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए पहले तो हम इस बोर्ड को साफ़ करेंगे। तो आइए बोर्ड साफ़ करते हैं, सब मिलके साथ में साफ़ करें। आइए शुरू करते हैं प्रिज्म से अपवर्तन को। उसके लिए यहाँ मैंने डायग्राम आपके लिए पहले ही बना दिया है, तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास प्रिज्म है ABC एक प्रिज्म है और उसमें इस प्रिज्म के AB अपवर्तक पृष्ठ पर, यह जो पृष्ठ दिख रहा है आपको AB, इस अपवर्तक पृष्ठ पर एक आपतित किरण, ये दिख रहा है आपको PQRS। यहाँ पर PQ आपतित किरण इस पॉइंट Q पर आपतित होती है और ये जो N1 नॉर्मल है यानी अभिलंब है, इस अभिलंब के साथ I1 कोण बनाती है। I1 क्या है? आपतन कोण है, ठीक है ना। I1 क्या है? आपतन कोण। तो I1 आपतन कोण से यहाँ इस प्रिज्म पर आपतित होती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी क्या होता है, ये बाहर विरल माध्यम है और ये प्रिज्म जो होगा वो सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। और अपवर्तन के बाद इस पॉइंट से अपवर्तन के बाद ये इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन क्या होगी, इस नॉर्मल से ये थोड़ा झुक जाएगी, मतलब कि नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है अपवर्तन के बाद कोई भी प्रकाश की किरण, सभी जानते हैं। तो यह
अपवर्तन के बाद इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, और क्यू आर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती है, जो कि आपको दिख रहा है क्यू आर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती है और आगे की ओर प्रिज्म के अंदर ही गति करती हुई और ये यहाँ पर आती है पॉइंट आर पर और पॉइंट आर से ये वापस बाहर निकलती है किसके रूप में, आर एस निर्गत किरण के रूप में। आर एस क्या है, निर्गत किरण है जो कि प्रिज्म से बाहर निकलती है। तो यहाँ देखें कि ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और बाहर वापस से क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो क्या होगा, ये यहाँ पर लाइट रे कैसे जा रही थी, ऐसे देखो सीधे जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, सीधे जाने की बजाय ये लाइट रे जैसे इससे बाहर निकलती है तो यहाँ पर इसका क्या होता है, वापस से रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद इसका वापस से ये इस डायरेक्शन में आर एस डायरेक्शन में निर्गत होती है और यहाँ पर एक कोण बनता है I2 जो कोई निर्गत कोण होगा इस नॉर्मल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ आइए, यहाँ आपको दिख रहा है एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिखेगा यहाँ आपको, देखें कि ए क्यू ओ आर, ये 1 2 3 और 4 पर चतुर्भुज दिख रहा है ए क्यू ओ आर में। चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में कहेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उन सभी का योग हम कर देंगे 360 डिग्री के बराबर। तो ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला, इन चारों एंगल्स का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखो एंगल क्यू ए आर प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ए आर ओ और प्लस एंगल क्यू ओ आर, इन सब का जो सम होगा यानी योग होगा वो होगा 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो एंगल है, ये वाला एंगल हमने बोला था ए, जिसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इस प्रिज्म कोण को यहाँ रखेंगे, ये ए वाला एंगल है तो एंगल ए, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे कि ये N1 क्या है, नॉर्मल है यानी अभिलंब है। N1 क्या है, अभिलंब, और N2 भी क्या है, अभिलंब है। N2 भी क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल बनेगा हमारे पास 90 डिग्री टोटल एंगल। और ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, ये भी बनेगा आपके पास, बाहर बड़ा वाला जो एंगल होगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ये वाला पूरा देखो कैसे बन रहा है, ये ऐसे बना हुआ है इस तरीके से। नॉर्मल और अपवर्तक पृष्ठ के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, सभी को पता है। देखो ये नॉर्मल है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि आर पर बनने वाला एंगल और क्यू पर बनने वाला एंगल, क्यू पर बनने वाला एंगल और आर पर बनने वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस यहाँ पर भी 90 प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल हो जाएगा 360 के। यहाँ तक की बात क्लियर है। नॉर्मल के साथ में जो अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ और नॉर्मल यानी अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये अपवर्तक पृष्ठ बोली है क्या अपन ने AC को, हाँ बोला है। AB को अपवर्तक पृष्ठ बोला है क्या, हाँ बोला है। तो अपवर्तक पृष्ठ और नॉर्मल के बीच में बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखा है अपन ने। Q को और R को 90 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, आगे देखें कि 90 प्लस 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 90 प्लस 90 करेंगे तो एंगल A इजी प्लस एंगल QOR
प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अब 180 को अगर मैं इधर से इस साइड ले जाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री के। तो यहाँ पर 360 में से 180 माइनस होगा तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल होगा 180, इक्वल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 के। यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रिज्म में क्या लिया, सबसे पहले लिया ए क्यू ओ आर, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंदर दो कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं, क्योंकि ये भी अभिलंब और ये भी अभिलंब, और अभिलंब और अपवर्तक पृष्ठ के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ ये ए प्रिज्म कोण है और ओ एक्स्ट्रा कोण है हमारे पास जो कि इसमें बनेगा, ठीक है ना। इसका मान भी अपन अभी निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका मान हमने किसका मान निकाल लिया, ए प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। मतलब कि ए का मान और ओ का मान दोनों का मिला के कितना है, 180 डिग्री होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल क्यू ओ आर। कौन सा ट्राइंगल, क्यू ओ आर। अलग से बनाते हैं ट्राइंगल, ये ओ है, ये आर है, ये क्यू है, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है R1 रिफ्रैक्टेड एंगल और यहाँ पर बन रहा है R2 जो कि दूसरा अपवर्तन कोण है। तो ट्राइंगल ओ क्यू आर में, ट्राइंगल ओ क्यू आर में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है हमेशा। तो यहाँ याद रख के करेंगे कि ट्राइंगल में कोण क्यू ओ आर, ट्राइंगल में क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि एंगल क्यू ओ आर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास R1 के इक्वल और ये हो जाएगा हमारे पास R2 के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल होगा 180 डिग्री के। होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 180 डिग्री के होगा। इसका मान कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। किसका, इन सब का सम। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। और यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। मतलब कि ये दोनों इक्वेशन में केवल एक ही वैल्यू सेम दी हुई है। कौन सी, 180 और यहाँ 180। मतलब कि इस समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 डिग्री है और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इनकी क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों के कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो आइए इनको कंपेयर करते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कहेंगे कि ए प्लस क्यू ओ आर और क्यू ओ आर R1 R2 ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल होगा R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू ओ आर के, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगी इक्वेशंस। और क्यू ओ आर से क्यू ओ आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू ओ आर से क्यू ओ आर कैंसिल हो जाएगा भैयाओं। तो हम क्या कह देंगे, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो इक्वल होने पर ए का मान किसके बराबर आ जाएगा, R1 और R2 के सम के बराबर आ जाएगा। तो ए का मान आ गया हमारे पास, ए का मान आ गया R1 प्लस R2 के। ए का मान किसके बराबर आ गया, एंगल ए का मान आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 के बराबर। समीकरण नंबर इसको दे देंगे अपन 3। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले हमने लिया चतुर्भुज ए क्यू ओ आर
उसमें कहा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमने कर दिया 360 डिग्री के बराबर। और उसमें कहा कि एक कोण ये है प्रिज्म कोण ए, इसका मान ए रखेंगे। यहाँ पर ये नॉर्मल के साथ में बन रहा है क्यू, तो 90 डिग्री, ये आर भी नॉर्मल के साथ है तो 90 डिग्री, और क्यू और आर जो कि अलग से है हमारे पास उसको ऐसे रखेंगे, वो बराबर हो जाएगा 360 के बराबर। 90 + 90 जोड़ेंगे तो 180, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस क्यू ओ आर का मान 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्यू ओ आर। इस ट्रायंगल क्यू ओ आर में यहाँ पर R1 और R2 दोनों एंगल्स बन रहे हैं, और यहाँ पर O है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज के, क्या कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया कि Q, R और O का मान तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर कर दिया, तो क्यू ओ आर हमारे पास क्यू ओ आर की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर R1 और R2 दोनों की वैल्यूज़ थी, यहाँ रखेंगे बराबर 180 डिग्री के होगा। इसका इस इक्वेशन नंबर 2 में भी 180 के बराबर तीनों का सम है, इक्वेशन नंबर 1 में भी 180 के बराबर तीनों का सम है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आएगा A + QOR बराबर R1 R2 + QOR। QOR से QOR कैंसिल आउट हो जाएगा, और आउट होने के बाद में हमें मिलेगा एंगल A = R1 + R2 के। एंगल A का मान किसके बराबर आ गया, R1 + R2 के बराबर आ गया है। आई होप यहाँ तक की बात आपके दिमाग में थोड़ी बहुत आई होगी, यानी समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर विचलन कोण यानी डेल का मान निकालना है। तो आइए आगे चलते हैं। इसके लिए इसको वापस से साफ करना पड़ेगा, और लगाते हैं छू मंत्र। तो देखें, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर 3 की, और यहाँ तक हमने कर लिया था अभी कि इक्वेशन नंबर 3 क्या आई थी, A = R1 + R2 हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया था। तो इसको इसकी जगह यहाँ नहीं लिखकर आगे लिखते हैं, अपन नीचे लिखते हैं, थोड़ा यहाँ लिखते हैं। एंगल A आएगा एंगल R1 + एंगल R2 के सम के। इसको इक्वेशन नंबर हमने दिया है 3। अब देखो वापस से डायग्राम में क्या है, देखो ट्राइंगल QTR, किसका मान निकालना है, डेल का मान निकालना है। इसलिए हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, QTR। तो ट्राइंगल QTR में अब इसको हम अलग से बनाते हैं। QTR कहाँ है, ये रहा QTR, ये T है, यहाँ बनेगा डेल, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर R1 और यहाँ पर बन रहा है R2। दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है QTR में इस तरीके से, और यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पर बन रहा है T और यहाँ डेल। ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा Q, ये बनेगा R। ठीक है, अब देखो कि ट्राइंगल QTR में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मान निकालना है डेल का। किसका मान निकालना है, डेल का मान निकालना है। और डेल क्या है, यहाँ पर QTR ट्राइंगल में डेल जो है वो बहिष कोण है। कौन सा कोण है, बहिष कोण, यानी बाहर बनने वाला कोण है, ट्राइंगल के बाहर बनने वाला कोण। और किसी भी बहिष कोण का जो मान होता है वो बहिष कोण का मान, यानी बहिष कोण का मान, किसी भी ट्राइंगल में बहिष कोण का मान अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब दो कोणों के योग के बराबर होगा तो हम इन दोनों कोणों के योग के बराबर इसको कर देंगे। ये क्या है हमारे पास, एंगल कौन सा है, Q और एंगल R यहाँ पर। ठीक है, Q और R के बराबर हो जाएगा S का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं
एंगल डेल इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा किसके, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू के, यानी क्यू और आर पर बनने वाले जो दोनों कोण होंगे, ये वाला और ये वाला, इसका भी मान हमें नहीं पता और इसका भी मान हमें नहीं पता, तो ये दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा बहिष कोण का मान। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे यहाँ पर देखो कि इसका मान हो जाएगा बराबर, यहाँ देखो ये वाला बन रहा है I1 और ये दोनों एक साथ, और यहाँ पर ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये I2 है ये I1 है, तो I1 का मान बराबर हो जाएगा इन दोनों के सम के और I2 का मान बराबर हो जाएगा इन दोनों के सम के। ठीक है, ये बन रहा है I1 और यहाँ पर ये बन रहा है I2, और तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा इसका मान, TQR का मान किसके बराबर जाएगा, TQR का मान हो जाएगा I1 में से अगर R1 को घटा दें तो इसका मान आ जाएगा, और I2 में से अगर R2 को घटा दें तो इसका मान आ जाएगा। देखो किसके बराबर है ये, I1 का मान यहाँ पर बराबर है एक तो R1 प्लस एक ये वाला एंगल जो कि हमें पता नहीं है, एंगल Q बोल देते हैं इसको, और I2 का मान किसके बराबर है, I2 का मान बराबर है एक तो R2 और प्लस ये वाला एंगल इसको बोल देते हैं अपन R। समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ बार बन रहा है I1 एंगल, और I1 इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक ही लाइन पर बने हुए हैं, मतलब कि एक जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने बनने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर I1 का मान R1 और इस वाले एंगल के बराबर होगा, I1 बराबर होगा R1 प्लस Q के, और I2 का मान यहाँ पर बराबर होगा R2 प्लस R के। अब हमें किसका मान चाहिए, Q का और R का, तो Q का और R का मान क्या आ जाएगा भैया, यहाँ से देखो Q का मान आ जाएगा एंगल Q का मान आ जाएगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो I1 माइनस R1 के हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास R का मान I2 माइनस R2 के, दिख रहा है, I2 माइनस R2 के हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा I1 माइनस R1 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली Q और R का मान उठा के यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो रखो, आओ देखो कि यहाँ पर आ जाएगा एंगल डेल, यानी डेल एंगल का मान, विचलन कोण का मान, इसका मान आ गया हमारे पास यहाँ पर I1 माइनस R1 के, और प्लस यहाँ पर आएगा I2 माइनस R2 के बराबर। दिख रहा है सभी को, तो यहाँ पर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यहाँ से हमने निकाला है ये अलग से साइड में, समझने के लिए आप लिख सकते हैं अलग से इसको यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो I1 कोण है, आपतन कोण, उसका मान किसके बराबर है, R1, और ये अननोन एंगल के बराबर है R1 प्लस Q के, और इसका I2 का मान बराबर है R2 प्लस R के, तो इन दोनों का मान बराबर, और इसका मान Q का और R का मान निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, I1 में से R1 माइनस, और R का मान निकालना है तो I2 में से R2 माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमने रख देनी है। ठीक है, तो आगे देखें, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर डेल का मान निकालना है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस को, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल का मान, डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। यहाँ दिख रहा है, आ रहा है, दिख रहा है आपको कि क्या दिखा कि I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको कैसे बना दें, अगर इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 के जैसा इसको बना लें, तो 3 के जैसा बना लें तो इसका मान हम क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं, यानी एंगल A प्रिज्म A के बराबर रख देंगे, प्रिज्म कोण के बराबर। तो क्या करें इसके लिए अपन करेंगे कि यहाँ पर डेल का मान बराबर हो जाएगा, देखो इसको और इसको प्लस में बदलना है, तो क्या कर दें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यानी इसको ऐसा कर दें I1 प्लस I2 लिख दें इसको, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके और इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2, लिख सकते हैं क्या भैया। देखो कि यहाँ पर क्या किया है,
कि I1 और I2 दोनों प्लस में है तो इनको अलग से लिख लिया है, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 से ये बन जाएगा a के बराबर। ये a का मान यहाँ रख देंगे, रख दें तो रखो, इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 4, और बाई इक्वेशन 3 एंड 4, 4 से 4 में मान रख दो किसका, 3 का, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। R1 प्लस R2 का मान कितना है, A के बराबर है, उसको यहाँ रख दिया तो ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारे पास 5। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि जो विचलन कोण है, ये जो विचलन कोण है डेल, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास आपतन कोण पर। प्रिज्म कोण का मान, विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान आपतन कोण व प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। प्रिज्म कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है, विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन आप बने रहें, देखते रहें। तो यहाँ देखें कि जैसे जैसे मतलब कि आपतन कोण का मान अगर बदलेगा, आपतन कोण का मान बदलेगा तो डेल का मान भी बदलेगा। अब हम यहाँ कहेंगे कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल का मान क्या होता है, यहाँ कम होता है। प्रिज्म में जब हम आपतन कोण का मान यानी आई का मान, कोण का मान बढ़ाएंगे कैसे कि इसको यूँ झुका देंगे तो अभिलंब के साथ में बनता है आपतन कोण। जैसे कि देखो यहाँ ये यहाँ पर हमारे पास बन रहा है आपतन कोण I1, मान ले से बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास AB है, अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ बन रहा है I1। अब मैं इसको बढ़ा दूँ, इस तरीके से कर दूँ, I1 का मान ये कर दूँ यहाँ पर, ये वाला पूरा, तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा। तो विचलन कोण का मान क्या होगा, विचलन कोण का मान मतलब कि ये यहाँ से सपोज ऐसे जाके अपवर्तित हो गई ये किरण, और जब फिर वापस से इससे टकराएगी तो फिर वापस से ऐसे जाएगी, ठीक है ना, जाएगी इस तरीके से वापस पीछे। तो यहाँ पर ये वाली जो किरण थी, आपतित किरण की दिशा, इसके बीच में बनने वाला कोण है डेल, इसके बीच में बनने वाला कोण क्या है, डेल है, ठीक है। तो ये डेल का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कब, जब हम इसका मान बढ़ा देंगे, किसका मान, आपतन कोण का मान बढ़ा देंगे। तो आइए देखते हैं इनके बीच में जब ग्राफ बनता है, जब हम आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसा बनता है। तो देखो, तो यहाँ हमें दो इक्वेशंस याद रखनी है। इक्वेशन नंबर 1 तो 3, जिससे हम अपवर्तन कोण का मान निकालेंगे, और इक्वेशन नंबर 5 जिससे हम आपतन कोण का मान निकालेंगे। तो इसको एक बार इरेज करते हैं। तो देखो, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ देखेंगे इस टाइप से हमें ग्राफ मिलेगा आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में। यहाँ पर हम लेंगे विचलन कोण डेल इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर आपतन कोण आई इस डायरेक्शन में। तो यहाँ देखें ये होगा 0, सपोज मान लेते हैं यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60, 90, ठीक है। देखिए यहाँ ये लेते हैं हम 15, या इसको 30 कर देते हैं, 30, 60 और 90, कुछ इस तरीके से हम एंगल्स को लेंगे। तो यहाँ देखें कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो आपतन कोण का मान इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, और विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होता जाएगा। देखो, तो यहाँ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपतन कोण के किसी वैल्यू पर, आपतन कोण के किसी वैल्यू पर विचलन कोण का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी मिनिमम वैल्यू मिलेगी किसकी,
विचलन कोण की। किसकी मिलेगी? विचलन कोण की। ये आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण आई मैक्सिमम होगा, और आई की मैक्सिमम एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर हमें विचलन कोण का मान क्या मिलेगा? न्यूनतम मिलेगा। इस डायरेक्शन में देखो ये ग्राफ जा रहा है, और जैसे ही इस न्यूनतम एंगल के बाद में हम आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे, जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाने लगेंगे तो ये वापस से विचलन कोण का मान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। लेकिन विचलन कोण का एक ऐसा मान होगा, यानी आपतन कोण का एक ऐसा मान होगा जहां पर विचलन कोण का मान क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम होगा। मतलब कि उसको बोलेंगे हम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ डेविएशन एंगल, विचलन कोण का सबसे छोटा मान। तो वही विचलन कोण का सबसे छोटा मान निकालना है हमें यहाँ पर आगे। तो ये आपतन कोण का मान मैक्सिमम एक पॉइंट पर होगा जहाँ पर विचलन कोण का मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि किस कंडीशन में हमें डेल की वैल्यू मिनिमम मिलेगी? तो वो कंडीशन होगी हमारे पास यहाँ कि जहाँ पर I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? I2 के बराबर। यानी I1 और I2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसको मान लेते हैं हम किसी भी एक वैल्यू के, जैसे कि हम मान लेते हैं इसको I के बराबर, ठीक है। इसके बाद में अगर I1 और I2 बराबर होंगे I के, तो R1 बराबर हो जाएगा R2 के, और वो बराबर होगा कैप एक R के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमें ये जो डेल की वैल्यू है, डेल यानी विचलन कोण का मान मिनिमम वैल्यू पर मिलेगा। इस कंडीशन पर हमें क्या मिलता है? इसकी वैल्यू मिनिमम मिलती है। क्या कहा? दोबारा बताते हैं कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होता है, और आपतन कोण के एक ऐसे मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होता है जिसको हम आपतन कोण का मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू को कह रहे हैं? मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि आपतन कोण की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि आपतन कोण का मान तो और बढ़ता जाएगा, लेकिन आपतन कोण की ऐसी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जिस पर विचलन कोण का मान मिनिमम प्राप्त होगा, मिनिमम मिलेगा। और उसके बाद में जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वापस से विचलन कोण का मान और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब I1 और I2 का मान I के बराबर, यानी किसी एक एंगल, दोनों का एंगल का मान समान होगा, और यहाँ दोनों एंगल का मान समान होगा, तब डेल का मान क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 3 और 5 में रख देंगे, ठीक है। तो आइए आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर बाई इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन 3 से देखो, इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम वैल्यू रखेंगे किसकी? R1 और R2 की। R1 और R2 का मान क्या रख देंगे? R रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू, देखो A इज इक्वल टू आ जाएगा R प्लस R के। क्यों? क्योंकि R1 और R2 का मान R है, तो दोनों का मान R रख देंगे। तो A का मान आ जाएगा 2R के, और R का मान निकल के आ जाएगा A/2। इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी हमारे पास 6। अभी मैंने आपको कहा था कि हम अपवर्तन कोण और आपतन कोण दोनों का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं अगर हमारे पास अपवर्तन कोण और आपतन कोण का मान है तो। यहाँ देखें आगे कि R बराबर A/2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 5 से, बाई इक्वेशन 5 से क्या होगा? 5 से हमारे पास निकल के आएगा, देखो किसका मान? I1 और I2 का मान रख देंगे I, तो यहाँ पर डेल का मान निकल के आएगा, सॉरी I का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल इज इक्वल टू, डेल का मान भी हम यहाँ से डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम रख देंगे। डेल मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस I, दोनों I और I है, और माइनस A, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2I माइनस A बराबर डेल मिनिमम, यानी छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर I का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा 2I बराबर डेल मिनिमम, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, ये इधर आके, और ये I का मान निकालेंगे तो यहाँ से बन जाएगा डेल मिनिमम प्लस A/2। ये I का मान मिलेगा और ये R का मान मिलेगा, ठीक है। बाई इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी ये, सॉरी 7 बन जाएगी, ठीक है। तो ये R का मान आ गया A/2 और I का मान आ गया डेल मिनिमम प्लस A/2। अब यहाँ क्या कहेंगे कि हमने पढ़ा है अपवर्तन के नियम से। अपवर्तन का एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम क्या सिखाता है हमें? स्नेल का नियम सिखाता है कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक यानी म्यू का मान उसके आपतन कोण की जा
और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। यह स्नेल का नियम कहलाता है अपवर्तनांक के मान के लिए। तो यहाँ म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर में आई और आर का मान 6 और 7 से रख देंगे। तो आइए रखते हैं इक्वेशन नंबर 6 और 7 से यहाँ पर म्यू में मान रखेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई का मान जो हमने निकाला है डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 ये रखेंगे यहाँ। तो साइन आई डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन यहाँ पर होगा आर का मान साइन ए बाई 2। ये अपवर्तनांक का मान निकल कर आएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 8। अब हम कहें कि प्रिज्म कोई जितना बड़ा हमने बोर्ड पे बनाया था उतना बड़ा तो प्रिज्म लेंगे नहीं हम, एक्सपेरिमेंट में इतना छोटा प्रिज्म होगा तो उस पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? और छोटा होगा तो हम कह सकते हैं कि अगर साइन और साइन मतलब कि साइन आई और साइन आर का मान बहुत ज़्यादा क्या हो, छोटा हो, तो साइन आई और साइन आर का मान यदि बहुत छोटा होगा, यदि साइन आई व साइन आर बहुत छोटे हों, साइन आई व साइन आर का मान अगर बहुत छोटा हो तो हम बोल सकते हैं कि साइन आई जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, आई के, और साइन आर बराबर हो जाएगा लगभग आर के। यहाँ तक की बात क्लियर है? इस तरीके से ही पढ़ते हैं अपन इसको कि साइन आर का मान और साइन आई का मान बराबर हो जाएगा आर के और आई के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका मान बहुत छोटा है। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं आई और इसकी जगह लिख सकते हैं आर, यानी इसकी जगह यहाँ पर साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं। तो म्यू का मान लिख देंगे आई अपॉन आर के बराबर। म्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, आई अपॉन आर के बराबर। और आई का मान 6 से, आई का मान 7 से और आर का मान 6 से यहाँ लिखेंगे। तो क्या आएगा म्यू का मान, देखो यहाँ आएगा म्यू का मान डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ए बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बनेगा हमारे पास म्यू डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन ए। इस ए की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा म्यू ए बराबर डेल मिनिमम प्लस ए बनेगी। इस ए को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बनाने के लिए अपन इस ग्राफ को इरेज करते हैं। आइए इस ग्राफ को करते हैं इरेज। तो देखो इस वाली इक्वेशन से ए का मान इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल मिनिमम। और डेल मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस 1 के इक्वल आ जाएगी डेल की मान, यानी विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान किस किस पर निर्भर करता है। यहाँ देखें कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक व ए पर क्या करता है, निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ए पर निर्भर करता है। ठीक है, ए पर निर्भर करता है। ठीक है, और विचलन कोण का मान एक और चीज़ पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। प्रिज्म के लिए या प्रिज्म के पदार्थ के लिए, प्रिज्म के पदार्थ के लिए प्रिज्म के विचलन कोण का मान प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, रंग पर भी निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी और इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।